हेलो गाइस, वेलकम टू सोलर सिस्टम। आई एम योर होस्ट अभिषेक और आज सेकंड क्लास है और इस सेकंड क्लास के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में, जो एक रफली एक आइडिया ही था ब्रिटिश स्कॉलर्स लाइक जॉन लॉक्स का कि एक लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, गवर्नमेंट के ऊपर किसी तरह का एक लिमिटेशन लगानी चाहिए जिसकी वजह से लोगों की इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर फोकस किया जाए। बट ये एक आइडिया आगे चल के एक मॉडर्न डेमोक्रेसीज का एग्जाम्पल बना, जो आज के टाइम पे पावर प्रिस्क्राइब और पावर डिस्प्ले किया जाता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किया जाता है। तो इस ये बेसिकली एक बिहाइंड द स्टोरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जर्नी कैसे रही। तो बिना कुछ देरी करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग इसके मीनिंग से होती है। तो इसका जो मीनिंग है, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मीनिंग है, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल दैट डिफाइन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मीनिंग है ये कह रहा है कि जो रूल्स और प्रिंसिपल है डिफाइन करते हैं इसकी स्थिति को, कि जिसका कितना एक्सटेंट है गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट किस हद तक अपनी पावर को यूज कर सकती है और उसके ऊपर कितनी लिमिटेशन है। और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जो सिनोनियम है, इसका प्राइवेट चीज बनता है कि लिमिटेड गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट के ऊपर लिमिटेशन लगाएगी उसकी पावर के ऊपर। तो अब लिमिटेशन के बारे में तो हमने बात कर दी कि लिमिटेशन लगेगी, पर लेकिन लिमिटेशन किस तरह की लगेंगी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है ये अपने आप में एक आइडियोलॉजी है। सबसे पहली बात, एक आइडियोलॉजी है एक लिमिटेड गवर्नमेंट की, जॉन लॉक्स की दी गई। तो जो लिमिटेड गवर्नमेंट है इसके अंदर दो टाइप की वो लगेंगी, इसके ऊपर अपनी लिमिटेशंस लगेंगी। तो जो लिमिटेशंस लगेंगी, एक तो पावर प्रिस्क्राइब और पावर प्रिस्क्राइब। तो जो पावर प्रिस्क्राइब है उसके अंदर जो गवर्नमेंट अपनी पावर का यूज करती है वो एक प्रिस्क्राइब वे में ही करेगी, यानी कि किसी भी तरह का कोई मिलिट्री एक्शन भी अगर लेना है गवर्नमेंट को तो वो अपनी पावर के हिसाब से ही लेगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है। और प्रोसीजर प्रिस्क्राइब के अंदर ये बताया जाता है कि जो प्रोसीजर है, किसी भी तरह का लॉ पास करने का प्रोसीजर है, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो आर्टिकल 107 जो है आपको नॉर्मल बिल पास करने की पावर देता है, आपका 112 बजट पास करने की पावर देता है और 110 आपको पावर देता है टैक्सेशन की, कि आप टैक्स कितना लगा सकते हैं। आर्टिकल 110 मनी बिल को रिफाइन करता है। तो एक पावर प्रिस्क्राइब है डेमोक्रेटिकल तरीके से। तो इस तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नमेंट चलती है। तो जो लिमिटेड गवर्नमेंट है बेस्ट गवर्नमेंट का फॉर्म माना जाता है। फर्दर मोर आगे चल के यही चीज एक कॉन्स्टिट्यूशन बन जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अरेंजमेंट दैट डिसाइडेड एज हाउ द सोसाइटी इज टू बी गवर्न बाय द स्ट्रक्चर। जो एक स्ट्रक्चर बना दिया जाएगा वो किस तरह से गवर्न किया जाएगा, एक जो सोसाइटी को चलाएगा, सोसाइटी के अंदर रूल रेगुलेशन बनाएगा। तो वो रूल रेगुलेशन तीन टाइप के बनेंगे, पॉलिटिकली, लीगली और सोशली। पॉलिटिकली यानी कि जो पॉलिटिक्स है वो किस तरह से चलेगी, पॉलिटिकली वोट किस तरह मांगे जा सकते हैं, लीगली यानी कि वहाँ पे किस तरह के रूल रेगुलेशन होंगे, कि जो ट्रैफिक लाइट्स हैं वो किस तरह की बनेंगी, वहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स के लेके क्या रूल्स होंगे, वहाँ पे किसी भी तरह की वॉकिंग के रूल्स कैसे होंगे, वहाँ पे स्ट्रीट्स के लिए रूल्स कैसे होंगे, वहाँ पे लोगों को किस तरह की गवर्नेंस दी जाएगी, उनके लिए किस तरह के कोर्स में रूल रेगुलेशन होगी, कि इनको किस तरह जस्टिस मिला। और सोसाइटी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसका फंक्शन वो है सोसाइटी की। सोसाइटी को किस तरह से चलाया जाए, कि वुमेन्स को इक्वालिटी दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, क्या वुमेन्स के लिए एक अलग लॉ सिस्टम बनेगा कि लड़कों के लिए भी एक अलग लॉ सिस्टम बनेगा, कि दोनों एक सोसाइटी को अलग अलग तरीके से चलाया जाएगा या एक ही यूनिफाइड सोसाइटी को चलाया जाएगा। तो बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशन आपकी करेक्टर को दिखाता है, फिर कंट्री के करेक्टर को, कि आप कंट्री एक सेकुलर है, लिबरल है या एक ऑर्थोडॉक्स है। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कंट्री। बेसिकली इसका यही मतलब है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो एक ग्रुप ऑफ आइडिया है वो रिस्ट्रिक्ट करता है गवर्नमेंट को अपनी पावर का मिसयूज करने के लिए, यानी कि कोई गवर्नमेंट लीगली बाइंडिंग नहीं कर सकती किसी भी चीज़ के लिए कि आपको ये चीज़ करनी आर्बिट्री नहीं हो सकती है। और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ अच्छी होती है कि जो लॉ है वो सुप्रीम है, यानी कि कोई लीडर या कोई मुनार्की सुप्रीम नहीं होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक गारंटी पावर देती है लोगों के हाथों में कि गवर्नमेंट आप बनाओगे और आपके ही हिसाब से गवर्नमेंट आपके वेलफेयर के लिए चलेगी। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एक ब्रीफ मीनिंग। बस उसके आगे अब करते हैं इसकी जर्नी की किस तरह से स्टार्ट हुआ। तो बेसिकली इसकी स्टार्टिंग होती है वर्ल्ड के सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के थ्रू, जो पहला रिटन डॉक्यूमेंट था जो लोगों को देता है उसकी गारंटी, उसकी एक फ्रीडम की गारंटी देता है, और वो है मैग्ना कार्टा। जो मैग्ना कार्टा हुआ था, इसका हिस्टोरिकली बैकग्राउंड देखा जाए तो किंग जॉन थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रूअल था, बहुत ही ज़्यादा इविल थॉट्स वाला बंदा था। मतलब इसने अपनी वाइफ तक को भी इम्प्रिजन कर दिया था, लोगों के ऊपर टैक्सेशन बढ़ा देता था, मिलिट्री के साथ कभी भी किसी भी तरह की वॉर को कर देता था, मतलब कि स्टार्ट करा देता था, कि किसी भी देश के साथ वॉर कर देता था, बैटल कर देता था। तो जो वहाँ पे उस समय ना बैरन्स थे, बैरन्स यूके में बैरन्स बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करने लगे इसके अगेंस्ट, और बैरन्स ने इसे पकड़ लिया और पकड़ के इससे साइन करवाए यूके में
पेरेंट्स ने से साइन करवाए कि आप लीगली एक सिविल लिबर्टीज देने की बात करिए लोगों को, अदरवाइज यू विल बी किल। तो इसे मैग्ना कार्टा को द ग्रेट चार्टर भी कहा जाता है, जो वर्ल्ड का पहला लिबर्टी देने वाला डॉक्यूमेंट बना। उसके बाद 1265 के अंदर ब्रिटेन में पार्लियामेंट बन गई थेम्स रिवर के पास वेस्टमिनिस्टर में। अब उस समय वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नोबिलिटी ही बैठती थी। नोबिलिटी इन द सेंस कि एक इलीट क्लास, जो एक रिच क्लास होती है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। धीरे धीरे इसमें चेंजेस आने लगे, लोगों ने इसको सीरियस लेना स्टार्ट किया। अब यूरोप के डायनामिक समझना, यूरोप में रोम में एक स्टेट रिलीजन बन गया था क्रिश्चियनिटी। अब क्रिश्चियनिटी के 2 सेक्ट थे, उस समय तो नहीं थे पर लेकिन बाद में बने थे। पहले तो सिर्फ आपका रोमन कैथोलिक होता है जो सिर्फ इलीट्स ही रखते थे अपने पास, और जो नीचे लोअर क्लास और मतलब और अपने मिडिल क्लास होते थे इनको नहीं कुछ मिलता था, तो इनके पास मतलब कि क्रिश्चियनिटी का कोई बेनिफिट नहीं आता, तो ये बन गए प्रोटेस्टेंट। अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है पेटिशन ऑफ राइट्स की। जो स्टेट्स की सिविल लिबर्टी थी ना, पार्लियामेंट, उन्होंने चार्ल्स वन को बोला कि राइट्स मतलब कि आपको राइट्स देने जरूरी हैं। पार्लियामेंट ने बोला था चार्ल्स वन को कि आपको लोगों को राइट्स देने जरूरी हैं, क्योंकि चार्ल्स क्या कर रहे थे, जो इंग्लैंड के उस समय 17वीं सेंचुरी के टाइम पर राजा थे चार्ल्स वन, वो कहीं पे भी वॉर स्टार्ट करा देते थे, लोगों के ऊपर इम्प्रिजन टैक्स लगा देते थे, मिलिट्री को लोगों के घर में जाने की आज़ादी दे रखी थी, और ये किंग जॉन से भी एक लेवल ऊपर थे क्रुएलिटी के अंदर। किसी ना किसी तरह का कुछ ना कुछ गलत काम रात को कर देते थे मिलिट्री वाले तो पता ही है कैसे होते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए पार्लियामेंट ने एक सेटलमेंट निकाला कि पेटिशन ऑफ राइट्स होगा, कि राइट्स दिए जाएंगे लोगों को उनकी सिविल लिबर्टी को लेके। सिविल लिबर्टी उस टाइम पे तो दी गई थी मैग्ना कार्टा में, पर वो सक्सेसफुल नहीं हुई थी, क्योंकि उसमें बहुत ही लेस टाइप की वो दी गई थी आपको लिबर्टी। तो रोम का जो उस समय क्या था आपका स्टेट रिलीजन, मैंने थोड़ी पहले बताया था, वो था क्रिश्चियनिटी। अब इंग्लैंड में स्थिति थोड़ी अलग थी, इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट जमा हो गए थे, ब्रिटेन में प्रोटेस्टेंट आ गए थे। अब ब्रिटेन में प्रोटेस्टेंट आने का मतलब था कि प्रोटेस्ट कर रहे थे ये रोमन कैथलिक्स के अगेंस्ट। अब ये 2 सेक्ट चल रहे थे। राजा की बात लोग क्यों मानते थे? राजा की बात लोग इसलिए मानते थे क्योंकि वो धर्म का रास्ता लेता था। जो आज के टाइम पे इंडिया में हो रहा है ना, वो ब्रिटेन में 800 साल पहले ही हो चुका है। ब्रिटेन ने बहुत रेस लड़ी है, तब जाके ब्रिटेन आज एक इतनी बड़ी डेमोक्रेसी बन चुका है, मदर स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है उसे। तो जो राजा होता था वो अपनी प्रजा से बात मनवाने के लिए एक पोप होते हैं, पोप का सहारा लेता था। पोप हो गए, बिशप्स हो गए, चर्चिस के फादर हो गए, इनका सहारा लेता था कि वो जो बोलेंगे वो ही प्रजा सुनेगी, मतलब उनको धर्म का डर बनाए रखा जाता था। तो जो प्रोटेस्टेंट थे वो इस चीज़ से डिबेट करने लगे राजा से, और राजा की पावर को लेस करने लगे। तो पार्लियामेंट के ऊपर दबाव आया, पार्लियामेंट के ऊपर प्रेशर आया, और उन्होंने राइट्स ऑफ पेटिशन स्टार्ट कराया। और उसके बाद वॉर हुई 1639 में, जो एक बहुत बड़ी ब्लड शेड वॉर बनी, और आगे चल के डिसाइसिवली विक्ट्री हुई, और 1650 में मोनार्की को हटा दिया गया। पार्लियामेंट की डिसाइसिव विक्ट्री इसलिए हुई क्योंकि इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट्स ज़्यादा थे एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स ऑफ ब्रिटेन। स्टेट्स का मतलब है कंट्री और नेशन, इसमें कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बस इतना समझना है। तो जो अदर स्टेट्स थी वहाँ पे क्रिश्चियनिटी एकदम प्रोमिनेंट डोमिनेट करती थी पॉलिटिक्स को, और यहाँ पे प्रोटेस्टेंट्स डोमिनेट करते थे पॉलिटिक्स को ब्रिटेन में। तो उसके बाद 1960 में फिर दोबारा से चार्ल्स टू आए। चार्ल्स टू क्यों आए? क्योंकि वहाँ पे जो उनका लीडर था जिसने पार्लियामेंट को जीतने में हेल्प करी थी, वो ही खुद एक डिक्टेटर बनने लगा था। तो पार्लियामेंट ने इसे हटाया और दोबारा से उसे क्या किया, अपनी मोनार्की को एस्टेब्लिश कर दिया। अब मोनार्की को एस्टेब्लिश करने के बाद 1688 में हुई ग्लोरियस रेवोल्यूशन। वो क्यों हुई? जो किंग जेम्स टू थे वो थे एक कैथलिक। अब मैंने भी बताया थोड़ी देर पहले, अब कैथलिक्स जो थे वो चिढ़ते थे, कैथलिक्स से लोग चिढ़ते थे। कैथलिक्स से कौन चिढ़ता था? प्रोटेस्टेंट। अब जो आम जनता थी वो प्रोटेस्टेंट ज़्यादा थी। अब लोगों ने चिढ़ना स्टार्ट कर तो दिया था, पर लेकिन इन्हें हटाया नहीं था अभी तक। क्यों? क्योंकि बीमार रहते थे और इनकी मौत पक्की होनी थी, तय थी। तो 3-4 साल हो गए थे, पर लेकिन 1688 में इनकी हो गया बेटा। अब जो इनका बेटा हुआ पैदा, वो तो था कट्टरवादी, मतलब एक कैथलिक होना था, रोमन कैथलिक। तो अब उसके होने की वजह से पार्लियामेंट सत्ता में आ गई। मतलब पार्लियामेंट को शौक लगा कि पार्लियामेंट अब की भी लोग कभी भी रेवोल्यूशन कर सकते हैं। तो उन्होंने इनकी बेटी मैरी को और उनके हस्बैंड विलियम को नेदरलैंड से बोल दिया कि आप इस पर इन्वेड कर दीजिए इंग्लैंड पे। इन्वेड करने का इन्विटेशन क्यों दिया? क्योंकि जो इनकी बेटी थी वो थी एक प्रोटेस्टेंट थी। अब उन्होंने ब्लडलेस वॉर करी थी। अब ये ब्लडलेस वॉर हुई, जिसकी वजह से किंग जेम्स को हटा दिया गया और मोनार्की को दोबारा से ख़त्म किया गया। फिर उसके बाद 1689 में आया बिल ऑफ राइट्स,
जो बना ब्रिटेन का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अगली वीडियो में बताऊंगा रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। पहला अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बना। अब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद एक ऐसा प्रोविजन रखा गया कि मोनार्की को हटा के पार्लियामेंट्री मोनार्की कर दिया गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और मोनार्की एक रबर स्टैंप बन गया कि मोनार्की सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर साइन करेगा। ये थी पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की स्टोरी। थैंक यू गाइज। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इसे शेयर करें और लाइक करें। हैव अ नाइस डे।